हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यह वीडियो जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी। ये आपके जो मेन एग्ज़ाम में या फिर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वाइवा में जो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं उसके अनुसार ये वीडियो बनाई गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछे जाते हैं। जीएनएम नर्सिंग में मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, इसके बाद अदर जो फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग ये सभी जो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट्स है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस हमारे। पहला क्वेश्चन, शारीरिक परीक्षण की तकनीक क्या है? मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण को इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक क्या है? तो आंसर है हमारा इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। शारीरिक परीक्षण क्या होता है, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक्स कौन सी है? तो हमारी है इसकी टेक्निक्स है, ठीक है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नॉर्मल लंग्स साउंड किस प्रकार की होती है? नॉर्मल लंग्स की जो साउंड कौन सी प्रकार की होती है? रीजन्स, ठीक है, रीजन साउंड होती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, ऑस्कल्टेशन तकनीक में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो ऑस्कल्टेशन करते हैं हम, उस तकनीक में किस उपकरण का यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर है इसका स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो ये थे हमारा सही थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा, बीपी मापने हेतु उपकरण यूज़ किया जाता है? मतलब कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? तो बीपी एपरेटस या फिर स्पाइग्नोमेनोमीटर, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एसेप्सिस का अर्थ क्या है? एसेप्सिस मतलब क्या होता है? एसेप्सिस का अर्थ क्या होता है? फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई आर्टिकल्स है वो फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से फ्री होते हैं, उसको एसेप्सिस कहते हैं, ठीक है। अब सिक्स क्वेश्चन हमारा, छठा क्वेश्चन, सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग कब किया जाता है? सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक्स होती है हमारी, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इन ओटी, ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट में, ठीक है, क्रिटिकल केयर यूनिट में किया जाता है। तो ये थी हमारी सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक्स। कौन कौन सी हैं? जैसे गाउन हो गया, मास्क हो गया, ठीक है, और आपका ग्लव्स पहनना, वो सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक्स होती है। इसके बाद मेडिकल एसेप्टिक्सिस टेक्निक का उपयोग कब किया जाता है? अब मेडिकल जो एसेप्टिक टेक्निक है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इन वार्ड, कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मीन्स इमरजेंसी, और इम्यूनाइजेशन रूम, इन तीन जगहों पर मेडिकल एसेप्सिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे हम। सर्जिकल व मेडिकल एसेप्सिस में हैंड वॉश में लगने वाला समय। पहला है मेडिकल हैंड वॉशिंग जो होती है उसका समय क्या है? 40 से 60 सेकेंड, ठीक है, सिर्फ 40 यानी 1 मिनट के अंदर अंदर आपका मेडिकल हैंड वॉशिंग हो जाता है। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग आपकी होती है 3 से 5 मिनट की, ठीक है। अब आगे की हम जो वीडियो की उसमें बताएंगे टेक्निक कौन कौन सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, डिसइंफेक्शन का क्या अर्थ है? ठीक है, डिसइंफेक्शन का क्या अर्थ है? किलिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका अर्थ है किलिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, टर्मिनल इन्फेक्शन कब किया जाता है? डिसइंफेक्शन कब किया जाता है? टर्मिनल डिसइंफेक्शन
कब किया जाता है? आफ्टर डिस्चार्ज, डेथ, रेफर, ट्रांसफ़र ऑफ द पेशेंट। मतलब एक पेशेंट को क्लीन किया जाता है, उस टेक्निक को कहेंगे हम टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ठीक है, कब किया जाता है? डिस्चार्ज के समय, पेशेंट की डेथ हो जाती तब, रेफर के समय, ट्रांसफ़र के समय पेशेंट को, ये जैसे कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ये था हमारा 10वां क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन हमारा स्टेराइलाइजेशन में प्रयुक्त तापमान का दाब व समय क्या है। ठीक है, अब स्टेरिलाइजेशन जो हमारी टेक्निक्स है उसके अंदर उसका प्रेशर कितना होता है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान होता है। ठीक है, और इसका दाब होता है 15 IB पर इंच स्क्वायर और 15 से 20 मिनट। ठीक है, ये इसका समय होता है 15 से 20 मिनट, और इसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको याद रखना है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, यूँ नहीं कि आप फ़ारेनहाइट में लिख दें, ये गलत हो जाएगा, सेंटीग्रेड में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, CSSD का फुल फॉर्म बताइए। CSSD की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, एंडोस्कोप के स्टेरिलाइजेशन हेतु प्रयुक्त पदार्थ, कौन सा प्रयुक्त पदार्थ होता है? सिडेक्स या फिर ल्यूट्रियल डिहाइड्रेट भी यूज में लेते हैं, मतलब ये एक ही है इसका कंटेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 14, बर्न घाव की ड्रेसिंग के समय कौन से यूनिवर्सल प्रिकॉशन की पालना जरूरी है? कोई बर्न पेशेंट है उसका ड्रेसिंग कर रहे हैं तो कौन से यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज़ करेंगे? पहला है ग्लव्स, सेकेंड है गाउन, और थर्ड है मास्क। ये 3 हम इसके अंदर टेक्निक्स यूज़ करेंगे। अब बात करें 15 क्वेश्चन में हमारा, नर्सिंग प्रक्रिया के चरण बताइए। मतलब नर्सिंग जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स कौन से? पहला है असिसमेंट, सेकेंड है नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड है प्लानिंग, फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट है 5th हमारा एवोल्यूशन। ये हमारी 5 क्या है नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप्स हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा, ब्लैंकेट व क्रेडल बेड, यानी बेड क्रेडल जो होता है का प्रयोग किन मरीजों हेतु प्रयुक्त किया जाता है? सबसे पहला है हमारा बर्न पेशेंट, सेकेंड है एडिमेटस पेशेंट, थर्ड है रिनोइड आर्थराइटिस पेशेंट के लिए। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। 17वां क्वेश्चन, सीजिंग ब्रीथ साउंड किस बीमारी का संकेत है? जो सीजिंग साउंड क्या आता है? जैसे कि आप सांस ले रहे हैं तब सीटी की जैसे आवाज़ निकलती है, उसको सीजिंग ब्रीथिंग साउंड कहते हैं। ये किस कंडीशन में होता है? अस्थमा और COPD, क्रोनिक ऑब्सेसिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये 17वें क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, रक्त में O2 सेचुरेशन का पता किस डिवाइस से किया जाता है? तो हमारे पास ऑक्सीजन को मेज़र करने के लिए एक उपकरण है जो आपको अभी पता होगा, कोरोना का सीज़न चल रहा है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर से, जो फिंगर पे लगाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लेवल और पल्स की रेट भी बताती है उसमें। ठीक है, तो पल्स ऑक्सीमीटर से उसको मेज़र करते हैं। हाइपोवोलीमिया के मरीज को, 19वां क्वेश्चन, हाइपोवोलीमिया के मरीज को किस पोजीशन में लिटाया जाता है? हाइपोवोलीमिया मीन्स फ्लूइड वॉल्यूम की कमी। ठीक है, टेडलिंगबर्ग। ठीक है, टेडलिंगबर्ग की पोजीशन में सुलाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा, पल्स प्रेशर क्या है? पल्स प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हम जो BP लेते हैं
ब्लड प्रेशर लेते हैं उसके अंदर सिस्टोलिक जो होता है एंड डायस्टोलिक जो होता है उसके बीच का जो गैप रहता है 40, ठीक है, उसको ही हम कहेंगे पल्स प्रेशर। जैसे कि आपके 120 ब्लड प्रेशर है, ठीक है, अब उसके बाद सिस्टोलिक हो गया और डायस्टोलिक हो गया हमारा 80। अब इसके बीच में आप ही गिन लो, जैसे कि 90, 100, 110 और 120 हो गए 40। तो ये जो 40 होता है उसको हम कहेंगे पल्स प्रेशर। अब बात करेंगे 21वां क्वेश्चन है, मरीज हेतु बनाए जाने वाले बेड्स के प्रकार बताइए। मतलब पेशेंट का एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, कौन कौन से बेड होते हैं? क्लोज्ड बेड, ओपन बेड, ऑक्यूपाइड बेड, कार्डियक बेड, एम्पुटेशन बेड एंड बेड क्रेडल बेड, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 बेड होते हैं। हम इसके बारे में भी आगे वीडियो में पढ़ेंगे क्या होते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा, सांस लेने में तकलीफ डिस्पनिया होने पर मरीज को किस पोजीशन में लिटाया जाता है? कौन सी पोजीशन में लिटाया जाता है? फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट को सुलाया जाता है डिस्पनिया की कंडीशन वाले पेशेंट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां, भर्ती मरीज का आईवी कैन्युला साइट कितने समय अंतराल बाद बदलना आवश्यक है? मतलब आपकी जो कैन्युला लगाते हैं पेशेंट की, कितने दिन में उसको चेंज करने की ज़रूरत है? 72 से 96 घंटे में उसको चेंज करना ही पड़ता है। मतलब 3 से 4 दिन के बाद उसको रिमूव करके दूसरा लगाना पड़ता है। नहीं हो, यदि उसको ऐसा नहीं करते तो उसको DTB यानी थ्रोम्बस की कंडीशन या फिर अदर कोई डिजीज़ उसको हो सकती है, वेन से, ब्लड से, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 24वां, यूरिन का सामान्य पीएच है, क्या है नॉर्मल पीएच यूरिन का? 4.6 से 8 एसिडिक टू एल्कलाइन, मतलब एसिडिक से एल्कलाइन होता है 4.6 से 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25वां हमारा, यूरिन में शुगर की उपस्थिति जानने हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है? बेंडिकेट टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां हमारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कौन से साइज के आईवी कैन्युला का यूज़ सही है? कौन से आईवी कैन्युला का यूज़ सही है? 16 और 18 की गेज के जो होते हैं हमारे कैन्युला, ग्रीन कलर का आपने मैक्सिमम देखा होगा, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान यूज़ में ज़्यादा लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, बायोप्सी व ऑटोप्सी में क्या अंतर है? बायोप्सी क्या होती है और ऑटोप्सी क्या होती है, उसके बारे में बताइए। तो बायोप्सी क्या होती है? टेकिंग सीमन फ्रॉम लिविंग पर्सन, यदि कोई जीवित प्राणी है, जैसे कि कोई पेशेंट है, उसका वो जीवित है तो उसका जो कोई टेस्ट लेंगे हम, बायोप्सी करेंगे तो हम सीमन लेंगे, मतलब कोई सैंपल लेंगे तो उसको हम कहेंगे बायोप्सी, ठीक है। और ऑटोप्सी क्या होता है? सैंपल कलेक्शन फ्रॉम डेड बॉडी, मतलब किसी डेड बॉडी से हम सैंपल कलेक्शन करते हैं तो उसको कहेंगे हम ऑटोप्सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28वां हमारा, सिग्मेटोस्कोपी के समय मरीज को किस पोजीशन में लेटाया जाता है? सिग्मेटोस्कोपी करते हैं किसके लिए करते हैं? जो हेमरोइड्स होते हैं हमारे पाइल्स, उसके लिए करते हैं। और उसको कौन सी पोजीशन देते हैं हम? नी चेस्ट पोजीशन उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब 29वां क्वेश्चन हमारा, कार्डियक पोजीशन व फाउलर पोजीशन में क्या अंतर है? कार्डियक पोजीशन किसको कहते हैं? रेस्ट फॉरवर्ड ऑन टेबल, मतलब पेशेंट को आगे की तरफ सुलाएंगे। और फाउलर पोजीशन पेशेंट को रेस्ट बैकवर्ड, मतलब उसको पीछे की तरफ सुलाएंगे। जो फाउलर कंडीशन कैसे होती है? जैसे कि आपका पेशेंट बैठा है, अब इसको आगे की तरफ झुकाएंगे, जैसे कि ऐसे,
यहाँ पे एक टेबल लगा होगा, उसको कहेंगे हम कार्डियक टेबल कहते हैं, उसके ऊपर सुलाएंगे तो ये हो गया आपका कार्डियक पोजीशन। और यदि पेशेंट आपको इस तरह से सुलाते हैं पीछे की तरफ तो उसको कहेंगे हम फाउलर पोजीशन। तो ये था हमारा इसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, डिलीवरी के समय मरीज की सही पोजीशन कौन सी है। अब पेशेंट की सही पोजीशन कौन सी प्रोवाइड कराते हैं हम, लिंथोटोमी। कौन सी पोजीशन, ये लिंथोटोमी पोजीशन कब देते हैं, डिलीवरी होती है उस समय कौन सी पोजीशन देते हैं, लिंथोटोमी पोजीशन हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद 31वां क्वेश्चन, सीजर के तुरंत बाद मरीज को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। तो वो है हमारी लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन ही सीजर वाले पेशेंट को क्यों देते हैं, क्योंकि उसके मुंह में जो म्यूकस होगा वो लेटरल पोजीशन के थ्रू मुंह से बाहर निकल जाएगा, जिससे एस्पायरेशन की जो कंडीशन होती है एस्पिरेट वो नहीं होगी। ठीक है। अब 32वां जो हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर का डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो उसका आंसर है बाय ग्लूटेरियल डिहाइड्रेट और सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इन दोनों की अलग अलग है जो कंटेन है, या तो आप सोडियम क्लोराइड से कर दो या फिर ग्लूटेरियल डिहाइड्रेट से कर दो। ठीक है। अब आंसर है, क्वेश्चन है हमारा 33वां, प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग के साथ एसी लिखा गया है, इसका अर्थ क्या होगा। मतलब कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखता है उसके अंदर लिखा है एसी, तो उसका अर्थ क्या हुआ, बिफोर मील्स। कोई टेबलेट है आपको खाने से पहले लेनी है। ठीक है। पीसी हो गया तो खाने के बाद लेनी है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, एसओएस व पीआरएन एब्रीविएशन का अर्थ क्या है। ठीक है। एसओएस मीन्स क्या हो गया, इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी की कंडीशन हो गई तभी उसको लेना है। जैसे कि कोई फीवर आ गया तभी हमको डोलो जो है मेडिकेशन लेनी है। और पीआरएन व्हेन रिक्वायर्ड, यदि पेशेंट को नीड हो मतलब तभी उसको लेनी है मेडिसिन। ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35वां, मरीज के एब्सकॉन्ड होने का अर्थ क्या है। एब्सकॉन्डेड होने का अर्थ क्या है, लेफ्ट हॉस्पिटल विदाउट इंफॉर्मेशन। पेशेंट भाग जाता है किसी को बिना इंफॉर्मेशन किए तो उसको एब्सकॉन्डेड कहेंगे। ठीक है। अब 36वां हमारा क्वेश्चन है, लामा क्या है। लामा क्या है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मतलब जो डॉक्टर है उसकी एडवाइस के अगेंस्ट वो लीव लेता है तो उसको कहेंगे लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। 37वां क्वेश्चन हमारा, आईएम इंजेक्शन हेतु प्रयुक्त साइट कौन सी है, डेल्टोइड मसल्स, ग्लूटियल मसल्स एंड वेस्टिबुलस लेटरल्स। ठीक है, ये 3 साइट होती है आईएम इंजेक्शन लगाने की। 38वां क्वेश्चन हमारा, सीज बाथ के दौरान पानी का सही तापमान क्या है। सीज बाथ देते हैं हम पेशेंट को तो उसका सही तापमान क्या है, 110 से 115 फ़ारेनहाइट। आपको याद रखना है 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या है, तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 39वां, स्टेप लेडर पैटर्न फीवर किस बीमारी में होता है, होता है हमारे टाइफाइड में। ठीक है, टाइफाइड जो है उस डिजीज में हमारा स्टेप लेडर पैटर्न फीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, फीमेल कैथराइजेशन के समय सही पोजीशन कौन सी होती है, कौन सी पोजीशन देते हैं हम, डोर्सल रिक्यूपमेंट। ठीक है, डोर्सल रिक्यूपमेंट हम पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं फीमेल कैथराइजेशन के दौरान, फीमेल लेडी को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 41वां, यूरिन के कीटोन बॉडी की उपस्थिति डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसके लिए होता है रोथर्स टेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, एनीमा हेतु मरीज को कौन सी पोजीशन दी जाती है, पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं हम,
लेफ्ट लेटरल पोजीशन। हम एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है किसी पेशेंट को या फिर मेडिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या एनिमा देते हैं, तो कौन सी पोजीशन में देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। 43वां क्वेश्चन हमारा, कौन से 2 इंजेक्शन सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, मीजल्स और इंसुलिन। और अभी हिपेरिन जो है और वाल्फिन जो इंजेक्शन है ब्लड थिनर, उसका यूज़ भी सबक्यूटेनियस रूट से ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44वां हमारा, हीट एप्लीकेशन से रक्त प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ब्लड प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ता है, वेसो डायलेटेशन, मतलब आपकी जो वेन्स है वो डायलेट हो जाएगी हॉट एप्लीकेशन, हीट एप्लीकेशन से, ठीक है। 45वां क्वेश्चन हमारा, कोल्ड स्पंजिंग हेतु सही तापमान क्या है। पेशेंट को हम फीवर आ रहा है, उसका कोल्ड स्पंजिंग करानी है तो उसका सही टेम्परेचर क्या है, 65 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब 46वां हमारा क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन किस रूट से इंजेक्ट की जाती है। जो बीसीजी वैक्सीन होती है हमारी वो किस रूट से इंजेक्ट की जाती है, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मली उसको इंजेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47वां, आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड के उदाहरण दीजिए। आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड के उदाहरण है एनएस, नॉर्मल स्लाइन, डेक्सट्रोज 5%, आरएल रिंगल लैक्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48वां 48 हमारा, हार्टमोन सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, आरएल, इसका आंसर क्या है, आरएल रिंगल लैक्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, आमाशयी मतलब स्टोमक के HCl को नेचुरलाइजेशन करने हेतु प्रयुक्त ड्रग्स कौन सी होती है, वो होती है एंटाएसिड। उदाहरण के लिए पेंटापेराजोल, ठीक है, ये हमारा इसका एंटाएसिड का उदाहरण है। जो आपका स्टोमक का HCl है उसको नॉर्मल करने के लिए कौन सा एंटाएसिड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50वां हमारा, ओरल केयर ना करने से उत्पन्न समस्या है। ओरल केयर ना करने से मतलब आपका माउथ केयर ना करने से कौन सी प्रॉब्लम होती है, हेलिटोसिस यानी बैड ब्रीथ, गंदी बदबू आना। क्वेश्चन नंबर 51, एनजी ट्यूब इंसर्शन मापन का तरीका है। कहाँ से मापते हैं इसको, एनजी ट्यूब यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो हम इंसर्ट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, नोज टू ईयर, ईयर टू जिफोइड ऑफ स्टर्नम, जिफोइड प्रोसेस होता है हमारा, वहाँ से किया जाता है, नोज से ईयर, ईयर से फिर जिफोइड प्रोसेस तक, ये प्रोसेस होती है एनजी ट्यूब इंसर्शन की। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा, बुखार से शरीर के बीएमआर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बीएमआर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा बॉडी मास इंडेक्स है, इंक्रीज इन बीएमआर, बीएमआर लेवल क्या है, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है हमारी, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 54वां हमारा, आईवी कैन्यूला कितने दिनों में बदलना चाहिए। वापस रिपीट हुआ क्वेश्चन हमारा, आईवी कैन्यूला कितने दिन में रिपीट होना चाहिए, तो हमारा आंसर है 3 दिन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55वां हमारा, ब्रेडिकार्डिया क्या है। ब्रेडिकार्डिया किसको कहेंगे, जब ब्लड आपके जो पल्स रेट है वो 60 से नीचे होगी यानी बिलो 60 ब्रीथ पर मिनट, तो उसको कहेंगे हम ब्रेडिकार्डिया। सर्वाधिक कॉमन यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ये सबसे कॉमन इन्फेक्टेड होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हमारा, या फिर कह सकते हैं हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा, स्पुटम
सैंपल कलेक्शन के लिए सही समय है, यानी आपका जो स्पुटम कलेक्शन के लिए कौन सा सही समय है? अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह का जो स्पुटम होता है वो बेस्ट होता है सैंपल के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए कलेक्टेड सैंपल का प्रकार है, कौन सा है? मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। अब ये क्या सिम्टम है, मतलब मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल क्या किसको कहते हैं हम? यदि एक बार आप टॉयलेट कर रहे हो, ठीक है, जो स्टार्ट की जो होती है यूरिन उसको जाने देते हैं, फिर बीच की जो यूरिन होती है उसका सैंपल लेते हैं, तो उसको कहेंगे हम मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। क्वेश्चन नंबर 59वां हमारा, किन मरीजों हेतु आरएल का युग मना है? मतलब रीनल लैक्टेट जो है हमारी फ्लूइड वो देना मना है, तो वो हमारा है रीनल पेशेंट के लिए। जो रीनल जो पेशेंट है, किडनी पेशेंट, उसके लिए आरएल का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद 60वां क्वेश्चन हमारा 60 नंबर, एंटी ट्यूसिव ड्रग कौन सी है? ड्रग डेड सप्रेस्ड कफ रिफ्लेक्स, ऐसी ड्रग्स जो कफ के रिफ्लेक्स को कम करती है। अब बात करेंगे 61वां क्वेश्चन हमारा, डाइंग पर्सन द्वारा अनुभव की गई 5 मानसिक अवस्थाएं। मतलब ऐसा पेशेंट जो मरने वाला है, जैसे कि एग्जांपल आपको कोई पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, अब उसको पता चला कि उसको कैंसर है और वो 5 दिन में मरने वाला है, तो उसको आप कैसे समझोगे? उसको 5 कंडीशन होती है उसकी, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। डिनाइल, मतलब एक बार तो वो विश्वास नहीं करता है कि उसको कैंसर है। फिर सेकेंड स्टेप है एंगर, मतलब वो गुस्सा होगा, ठीक है। फिर बार्गेनिंग करेगा, यानी कि भगवान ने ही मेरे को क्यों ऐसी डिजीज़ दी है, इस तरीके से बार्गेनिंग करेगा। फिर वो खुद डिप्रेशन में होगा और लास्ट में वो खुद एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई मेरे को कैंसर है और मैं मरने वाला हूँ। इस कंडीशन में इसके 5 स्टेप्स होते हैं। वो डाइनिंग पेशेंट जो मरने वाला पेशेंट है उसके क्या अनुभव किए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा, किन स्थितियों में मरीज को ओरल रूट से मेडिसिन नहीं दी जाती है? कौन कौन से? नोजिया एंड वोमिटिंग वाले, डिस्टेरी पेशेंट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन वाले पेशेंट को हम ओरल रूट से मेडिसिन नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा, रिगर मोर्टिस क्या है? रिजिडिटी ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद बॉडी की रिजिडिटी होती है, मतलब फूलता है शरीर। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा, ओटी में फ्यूमिगेशन हेतु प्रयोग किया जाता है। फ्यूमिगेशन मतलब क्या होता है? जो पेशेंट का जो आर्टिकल्स होते हैं उसको स्टेराइल करने के लिए इको शील्ड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65वां हमारा, परगेटिव एनिमा किस प्रकार कार्य करता है? इंक्रीज पेरिस्टेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66वां हमारा, किन स्थितियों में शीश बात की सलाह दी जाती है? कौन कौन सी? एपिसेटोमी, पोस्ट पेरिनल सर्जरी एंड डिसमेनोरिया। इन कंडीशन में क्या है? शीश बात की सलाह दी जाती है पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा, प्रेशर शोर यानी बेड शोर या फिर कहते हैं अल्सर की रोकथाम हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले विशेष मैट्रेस कौन कौन से हैं? एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा, मरीज द्वारा अनुभव किए गए व विवरण किए गए डाटा प्रकार, यानी पेशेंट सेल्फ जो अपनी कंप्लेंट बोलता है उसको क्या कहेंगे हम? सब्जेक्टिव डाटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 69, पांचवा वाइटल साइन क्या है? नॉर्मली आपने पढ़ा होगा सिर्फ 4 ही वाइटल साइन होते हैं। इधर पांचवा वाइटल साइन पेन असेसमेंट, ठीक है। ये 5
आपका वाइटल साइन है पेन असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 70वां हमारा, मरीज के पल्स असिस्ट करने हेतु सर्वाधिक कॉमन साइट कौन सी है? पेशेंट की हम कौन सी साइड से नॉर्मली हम क्या है पल्स कलेक्ट करते हैं? रेडियल पल्स, ठीक है, जो थंब की साइड तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 71, हाइपरफायरेक्सिया कहलाता है, किस कंडीशन को आप हाइपरफायरेक्सिया कहेंगे? आपका बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक हो तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरफायरेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 72, हृदय के एपेक्स भाग में सुनी गई पल्स कहलाती है। एपेक्स भाग मतलब उसका हार्ट का नीचे भाग, और बेस्ट भाग हम कहेंगे हार्ट के ऊपर वाले भाग को। तो कौन सी एपेक्स भाग में सुनी गई पल्स को क्या कहेंगे? एपिकल पल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, वीक ट्रेडी पल्स किस स्थिति का संकेत है? पहला है डिहाइड्रेशन, सेकेंड है हेमोरेज, थर्ड है शॉक, फोर्थ है हमारा कार्डियक डिजीज। क्वेश्चन नंबर 74, हाइपोक्सीमिया का अर्थ है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 75, साइनोसिस का अर्थ है, साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा। क्वेश्चन नंबर 76, हाइपोक्सिया, सिर्फ हाइपोक्सिया यहाँ पे आया और इधर हाइपोक्सीमिया, कंफ्यूजन आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, हाइपरटेंशन की स्थिति कहलाती है यदि ब्लड प्रेशर है 140/90 mm ऑफ Hg से अधिक हो तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरटेंशन की कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 78, ओपीडी में कान के भीतर परीक्षण हेतु काम आने वाला इंस्ट्रूमेंट, मतलब ओपीडी बेस मतलब पेशेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जाता है तब उस कंडीशन में कोई ईएनटी डिपार्टमेंट में अपना कान दिखाता है तो उसके अंदर कौन सा यूज़ करेंगे? हम ओटोस्कोप के द्वारा कान के अंदर का एग्जामिनेशन करते हैं, यानी ईयर एग्जामिनेशन ओटोस्कोप के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान हेतु मरीज स्वयं द्वारा किया जाने वाला स्तन परीक्षण कहलाता है, उसको कहेंगे हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर से तरल की कमी या डिहाइड्रेशन के लक्षण है पुअर स्किन टेंडर, ड्राई ओरल म्यूकोसा एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। जो इसके 3 कंडीशन होंगे, डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी तो। क्वेश्चन नंबर 81, किन रोगों के मरीज को रेस्पिरेशन आइसोलेशन में रखा जाता है? पहला टीबी, सेकेंड सारस एंड थर्ड वर्सिला इन्फेक्शन, और अभी हमारा न्यू आ गया है कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 82, सर्वाधिक कॉमन रूप से प्रयोग किया जाने वाला O2 थेरेपी माध्यम, सबसे कॉमन O2 थेरेपी प्रोवाइड करने वाला मेथड कौन सा है? बाय नेजल कैन्युला और नेजल प्रोन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, सुपाइन पोजीशन में शरीर के किन भाग में बेड शोर की रिस्क अधिक होती है? पहला है हमारा ऑक्सीपिटल, सेकेंड है स्केपुला, थर्ड है एल्बो एंड हिल्स एंड फोर्थ है हमारा स्केरल रीजन, ठीक है, सैक्रल रीजन में बेड शोर होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, बेड शोर की रोकथाम के उपाय क्या है? पहला है फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज, हमें लगातार पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी चाहिए। गुड स्किन केयर, थर्ड हमारा ड्राई व्रिंकल फ्री बेड,
इसके बाद हाई प्रोटीन डाइट विद एडिक्वेट विटामिन सी, ये किसकी रोकथाम करेंगे, हमारी बेड शोर की रोकथाम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, वयस्क यानी एडल्ट में लंबर पंचर हेतु प्रयुक्त होने वाली साइट, पेशेंट के कोई एडल्ट पेशेंट है उसके अंदर लंबर पंचर करेंगे तो कौन सी साइट में करेंगे, बिटवीन L3 टू L4 यानी लंबर वर्टिब्रा 3 से लंबर वर्टिब्रा 4 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 86, गैस्ट्रिक लावास का अर्थ क्या है। गैस्ट्रिक लावास यानी लावा यानी बाहर निकालना, और एक होता है गावास, गावास का अर्थ होता है अंदर देना, गावा यानी देना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। इधर पूछा गया है लावास यानी बाहर निकालना। वॉशिंग आउट गैस्ट्रिक कैविटी, मतलब जो आपकी गैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक में है उसको बाहर निकालना, उसको कहेंगे हम गैस्ट्रिक लावास। क्वेश्चन नंबर 87, किन स्थितियों में कोल्ड एप्लीकेशन मना है, मतलब इन कंडीशन में कोल्ड एप्लीकेशन आपको नहीं करना है। सबसे पहला एलर्जी टू कोल्ड, कोल्ड से एलर्जी हो, सीवियरिंग ऑफ पेशेंट को ठंड लग रही हो तब, एम्पेयर्ड पेरीफेरल सर्कुलेशन, इम्पेयर्ड पेरीफेरल सर्कुलेशन हो उसको, तब उस कंडीशन में हम इसको नहीं देंगे। इसके बाद एरिया विथ रेड्यूस सेंसिटिविटी, कोई ऐसा पार्ट है जिधर सेंसिटिविटी होती है उसको ज़्यादा ही, तो उस कंडीशन में हम उसको कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 88, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 5R क्या है। 5R कौन से हैं हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तब। पहला है राइट ड्रग, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट टाइम एंड राइट रूट, ये हमारी 5R होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, आईवी कैन्युला इंसर्शन हेतु सर्वाधिक कॉमन साइट कौन सी है, मीडियन बेसिलाई वेन्स और मीडियन सिफेलिक वेन और फोरमेन, ठीक है, ये वेन होती है, यहाँ से हम क्या आईवी कैन्युला इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 90, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद उत्पन्न जटिलता है, यदि आपने कोई ब्लड चढ़ा दिया इसके बाद उसके बाद कौन सी कॉम्प्लिकेशन होंगे उसको पेशेंट को, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सिट्रेट टॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन एंड हेपेटाइटिस सी, ये 5 हमारे क्या है कंडीशन होगी यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 91, मरीज में हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लक्षण ज्ञात होने पर नर्स का सर्वप्रथम कार्य क्या है, तो इसका सर्वप्रथम क्या है, इसका आंसर है स्टॉप द बीटी यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकेंगे, एंड कीप आईवी लाइन पेटेंट विथ एनएस, और उस आईवी लाइन में हम एनएस को क्या है स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा वयस्क यानी एडल्ट हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली एनजी ट्यूब साइज, एनजी ट्यूब यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की साइज कौन सी होती है, वो हमारी होती है 14 से 18 फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 93, आईवी फ्लूइड इनफिल्ट्रेशन के लक्षण क्या है, ठीक है, स्वेलिंग, एडिमा, कोल्डनेस ऑन द साइड, ठीक है, ये 5 हमारी क्या है कंडीशन होती है यदि आईवी फ्लूइड जो हमारा है इनफिल्ट्रेट होता है तब। क्वेश्चन नंबर 94, इंट्राडर्मल इंजेक्शन हेतु किस प्रकार की सिरिंज का यूज़ किया जाता है, तो कौन सी सिरिंज यूज़ करते हैं, इसका आंसर है हमारा ट्यूबरकुलाइन सिरिंज यानी पतली सिरिंज होती है उसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, किस स्थिति में हीट एप्लीकेशन मना है, कौन सी कंडीशन में हमको क्या हीट एप्लीकेशन नहीं देना है। सबसे पहला हेमोरेज, सेकेंड है
acute inflammation, थर्ड है ओवर मेलिनेट ट्यूमर एंड फोर्थ हमारा ओल्ड एज पेशेंट। इस कंडीशन में हमको हीट एप्लीकेशन नहीं देनी है। क्वेश्चन नंबर 96, फेफड़ों के आधार भाग में जमा तरल को ड्रेन करने हेतु नीडल इंसर्ट की जाती है। कौन सी नीडल, कौन से प्रोसीजर की बात हो रही है इधर, प्यूरल इन्फ्यूजन की, ठीक है। 7 से 9 की जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहाँ से हम इसको नीडल को इंसर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, फेस मास्क द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी में फ्लो रेट होती है। कितनी ऑक्सीजन फ्लो रेट होती है? 6 से 10 लीटर पर मिनट, यानी 6 से 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कराते हैं फेशियल मास्क से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, ट्रेकियोस्टोमी क्या है? ट्रेकियोस्टोमी क्या है? एक सर्जिकल ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया। सर्जिकल आपने बहुत से पेशेंट के गले में देखा होगा, एक ट्रेकिया के आकर मतलब नली लगी होती है, उसको कहेंगे हम ट्रेकियोस्टोमी। क्वेश्चन नंबर 99, किन मरीजों को स्किन आइसोलेशन में रखा जाता है? स्किन आइसोलेशन में कौन सा पेशेंट को रखा जाता है? सबसे पहला हमारा बर्न पेशेंट, सेकेंड है गैस गैंग्री, थर्ड है रेबीज। इन 3 पेशेंट को हमको स्किन आइसोलेशन में रखा जाता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100, वार्ड में प्रयुक्त हैंड रब सॉल्यूशन के घटक बताइए। मतलब कोई भी वार्ड हो गया, वहाँ पे कोई हैंड रब, यदि आप अभी भी कोरोना के चक्कर में आप भी हैंड रब करते हो तो उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन होता है? पहला होता है एल्कोहल या इथेनॉल 96% और इसोप्रोपाइल अल्कोहल 99.7% एंड H2O2 3% एंड ग्लिसरॉल 98%, ठीक है। ये हमारा इसका क्या है, सॉल्यूशन रहता है हैंड रब में। आई होप आपको समझ में आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और इसके आंसर के बारे में। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ये 100 क्वेश्चंस हैं। ये आपके वाइवा में या फिर मेन एग्ज़ाम कोई होता है, आगे के एग्ज़ामों में भी, जैसे कि इंटरनेशनल कोई एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें आपको हेल्प रहेगी। ये BSc नर्सिंग एंड JNM नर्सिंग के साथ सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो, सभी के लिए सेम है और इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा सबके आंसर क्या है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ इन सभी नोट्स की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम अकाउंट द नर्सिंग नोट्स के नाम से है, जिसके ऊपर पहली वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ से जाके आप उसको देखें और डाउनलोड करें सभी नोट्स की PDF को, ठीक है। चाहे आप JNM फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो या अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर की नोट्स आपने कंप्लीट कर दिए, सेकेंड ईयर के नोट्स भी चाहिए, थर्ड ईयर के नोट्स भी चाहिए, तो आपको कहीं पे भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू।